हेलो दोस्तों, नमस्कार। आसिया ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। लेकिन उस दर्रों को उस दर्रों को पढ़ने से पहले हम आपको एक सूचना दे दें। और सूचना क्या है, इस चीज़ का मुझे दुख है। मैंने बोला था कि कल भारत के प्रमुख दर्रों की क्लास चलेगी। मैंने क्लास रिकॉर्ड भी किया, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था, पूरा क्लास रिकॉर्ड हो गया और पूरे क्लास में मेरी आवाज़ ही नहीं थी। इसके चलते उस पूरे क्लास का एक शॉर्ट वीडियो, जो वाइट बोर्ड हमारा था, उस वाइट बोर्ड का एक शॉर्ट वीडियो बना करके मैंने यूट्यूब पे डाल दिया और पूरी क्लास आप तक पहुंच नहीं पाई। इस चीज़ का हमें खेद है, ठीक है, आवाज़ न उसमें रिकॉर्ड होने की वजह से। इसलिए उसी क्लास को आज पुनः मेहनत करके हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा आज ऐसी कोई दिक्कत न हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन जैसे हमारे पढ़ाने का तरीका है और उस पढ़ाने के तरीकों में हम देखें तो सबसे पहले जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले होते हैं, उससे पहले हम इसके पहले जो क्लास पढ़ाए थे उस क्लास की हम चर्चा करते हैं। और उस क्लास की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। और उस क्लास का नाम था भारत के प्रमुख स्थलबद्ध राज्य। भारत के प्रमुख स्थलबद्ध राज्य अर्थात लैंड लॉक स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और भारत से तो कम, लेकिन विश्व स्तर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि इस महाद्वीप में कुल कितने स्थलबद्ध देश हैं, चाहे कौन सा देश स्थलबद्ध है, तो 3 महाद्वीपों को सीधे सीधे हम हटा दे रहे हैं। 3 महाद्वीपों को सीधे सीधे हम हटा दे रहे हैं। कौन कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप, उस पर कोई ऐसा देश नहीं है। दूसरा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसमें भी कोई ऐसा देश नहीं है। और तीसरा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इस पर भी कोई ऐसा देश नहीं है जो स्थलबद्ध देश के अंतर्गत आता हो। दोस्तों, यदि हम आगे बात करते हैं तो बचे कितने महाद्वीप? 4। दक्षिणी अमेरिका में 2, यूरोप में कुछ अफ्रीका में और कुछ एशिया में। इन 4 महाद्वीपों में स्थलबद्ध देश पाए जाते हैं। तो इन महाद्वीपों का अलग अलग, जैसे अफ्रीका का, दक्षिणी अमेरिका का, एशिया का और यूरोप का अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे कि उस पर कौन कौन से स्थलबद्ध राज्य हैं। लेकिन जो भारत के कौन कौन से स्थलबद्ध देश हैं, लेकिन भारत में जो स्थलबद्ध राज्यों की हम बात कर रहे हैं तो स्थलबद्ध राज्यों की संख्या है 5। कौन कौन सा? हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है। ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से? मतलब स्थलबद्ध राज्य का मतलब ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हो, ना तो कोस्टल बाउंड्री बना रहे हो, मतलब ना तटीय बाउंड्री और ना अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री। तो ये 5 राज्य हैं। लेकिन इसके साथ 2 राज्यों की और मैं चर्चा किया था। एक कर्नाटका का, और कर्नाटका एक ऐसा भारत का राज्य है जो दक्षिणी भारत के लगभग सभी राज्यों से सीमा बनाता है। दक्षिणी भारत के लगभग सभी राज्यों से, जैसे कर्नाटका है तो गोवा से भी बनाएगा, महाराष्ट्र से भी बनाएगा, तेलंगाना से भी बनाएगा, उसके बाद किससे? आंध्र प्रदेश से भी बनाएगा, तमिलनाडु से भी बनाएगा और केरल से भी बनाएगा। तो ये सभी राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटका है। उसके बाद अगले जो राज्य की हम बात किए थे, उस राज्य का नाम क्या था? असम। असम एक ऐसा राज्य है पूर्वोत्तर भारत का जो पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों से सीमा बनाता है। या तो हम कह सकें 7 सिस्टर स्टेट का एकमात्र स्टेट है जो 7 सिस्टर स्टेट के 6 राज्यों से 7 में से 6 के साथ सीमा बनाता है और एक खुद है, उसका नाम क्या है? असम। तो ये सारी हमने चर्चा किया था पिछले क्लास में। लेकिन जो आज का हमारा क्लास है और उस क्लास की यदि हम चर्चा करें तो आपके सामने मैं मैप बना दिया हूँ और मैप में कुछ सूचनाएं मेंशन कर दिया हूँ, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि थोड़ा सा समय कम लगे। समय को बचाने के लिए ये सारी सूचनाएं आपके सामने लिख दी गई हैं। लेकिन इस टॉपिक को हम देखें तो भारत के प्रमुख दर्रे, क्या पढ़ना है हमें? भारत के प्रमुख दर्रे। और जब दर्रों की हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि दर्रा कहते किसे। सबसे पहले जरूरी यह है कि दर्रा किसे कहते हैं। दर्रा का मतलब होता है, अच्छा एक चीज़ और भी देखते हैं, यदि हम ग्रामीण क्षेत्र से या ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे पशुपालन क्या है? कृषि का सहयोगी है। दोनों साथ साथ होते हैं, कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ होते हैं।
तो जो पशुपालन होता है, इस पशुपालन में पशुओं को चारा खिलाया जाता है। तो जब चारा खिलाते हैं तो उसमें हरे चारे नहीं रहते हैं, सूखी घास रहती है, तो उसको पशु आसानी से खाते नहीं हैं। इसलिए क्या करते हैं, दर्रा का उपयोग करते हैं। और वह दर्रा कौन सा होता है, या तो गेहूं का भूसी, या चोकर, या तो मक्के का आटा, या तो जौ का आटा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं अपने स्थानीय भाषा में। और जब स्थानीय भाषा में दर्रा कहते हैं तो उसी दर्रा को हम क्या करते हैं, पशुओं को खिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में हम दर्रे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पशुओं को खिलाने वाले दर्रे की बात नहीं करेंगे। फिर किस दर्रे की बात करेंगे, तो वह दर्रा क्या होगा, तो यह दर्रा होता है पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला दर्रा। कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्रों में। और जब पर्वतीय क्षेत्रों में यह दर्रा पाया जाता है तो यह दर्रा होता क्या है, इसको देख लेते हैं। तो दर्रा का मतलब होता है दो पहाड़ियों के मध्य से, क्या, दो पहाड़ियों के मध्य से गुजरने वाले सकरे मार्ग को ही हम दर्रा कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी के मध्य से यहाँ से कोई रास्ता गुजर रहा है या कोई रोड है, ठीक है, रोड है। तो यही दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाले भाग को हम क्या कहते हैं, दर्रा के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो पहाड़ियों के मध्य से गुजरने वाले सकरे या पतले या संकीर्ण भाग को, जहाँ से रास्ता गुजरा हुआ हो या तो उस पहाड़ी को पार करने के लिए जगह हो, तो उसी सकरे मार्ग को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। उसी सकरे मार्गों को दर्रा कहते हैं। अच्छा, दर्रा तो हो गया, लेकिन दर्रा के कुछ उपनाम भी हैं। दर्रा के कुछ उपनाम भी हैं। तो दर्रा को हम क्या क्या कहते हैं, जरा जान जाते हैं। दर्रा को सबसे पहले अंग्रेजी में पास कहते हैं और बहुवचन के लिए पासेस, ठीक है। तो दर्रा पास हो गया। इसी को घाट भी कहते हैं, इसी को भोर भी कहते हैं, इसी को गैप भी बोलते हैं, इसी को ला भी बोलते हैं। चूँकि सिक्किम में इस दर्रों को ला कहते हैं, और ला का मतलब होता है दो पहाड़ियों के मध्य से गुजरने वाला दर्रा। जैसे नाथुला, शिवकिला, नाथुला हो जाता है, जिलेपला हो जाता है। ये दर्रे जो है सिक्किम में पाए जाते हैं। तो दर्रा आपको समझ में आ गई होगी कि दर्रा किसे कहते हैं। तो दो पहाड़ियों के मध्य से गुजरने वाले संकीर्ण भाग को या संकीर्ण रास्ते को या तो सकरे रास्ते को ही हम किस नाम से जानते हैं, दर्रे के नाम से जानते हैं। जो उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं पाया जाता है, ये दर्रे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में। अच्छा, ये जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ये दर्रे किस किस राज्य में पाए जाते हैं, तो जरा राज्यों की भी हम बात कर लेते हैं, विशेष रूप से जो दर्रे हैं उनकी। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लद्दाख है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर। ये दोनों क्या है, यूटी का मतलब क्या, केंद्र शासित राज्य अर्थात यूनियन टेरिटरी। उसके बाद यदि चलते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको कौन सा, हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश 4। उसके बाद कौन सा, इस हिस्से में यदि हम आते हैं तो यह अरुणाचल प्रदेश में ही आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा है, मणिपुर 5। तो 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं तो कहाँ पे, केरल और तमिलनाडु के सीमा पे 6। और यहाँ पे यदि हम आ जाते हैं तो 7। ये 7 महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो 7 राज्यों में ये दर्रे हैं। और भी राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भी असीरगढ़ पाया जाता है, गोरहान घाट के दर्रे हैं, ऐसे कई सारे दर्रे हैं। लेकिन जो मुख्य दर्रे हैं जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये भारत के 7 राज्यों में तथा 2 केंद्र शासित राज्यों में पाए जाते हैं। किसमें, 7 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन दर्रों की हम चर्चा करते हैं। इन दर्रों की यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो दर्रा होगा, हम चूँकि दर्रों का अध्ययन ऐसे करेंगे, सबसे ऊपर से हम चलेंगे ऐसे, फिर इस हिस्से को पढ़ेंगे और इस हिस्से को पढ़ते हुए नीचे आएंगे और नीचे से पढ़ते हुए पुनः यहाँ पे आकर के हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन सूचनाएं भरपूर रहेंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक दर्रा है यहाँ पे, और इस दर्रे की यदि हम बात करते हैं तो यह दर्रा के लिए देखिए एरो बनाया गया है और इस दर्रे को नाम दिया गया अघिल दर्रा। क्या दिया गया है नाम, अघिल दर्रा, या तो इसको अगहिल दर्रा के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है, अघिल या अगहिल दर्रा। कहाँ पे पाया जाएगा, राज्य की यदि बात करते हैं तो किस राज्य में पाया जाएगा, उस राज्य का नाम क्या होगा, आपका केंद्र शासित राज्य लद्दाख।
लद्दाख में होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वर्तमान में उस पर नियंत्रण किसका है, तो नियंत्रण है किसका, पाकिस्तान का। किसके सहयोग से, चीन के सहयोग से। और उसी दर्रा से होकर के चीन और पाकिस्तान के मध्य एक रास्ता बनाया जा रहा है, जो क्या है, चीन जो है अपने सामानों को पाकिस्तान और पाकिस्तान वहाँ जाने आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यह कौन सा दर्रा है, अघिल या अगहिल दर्रा किस राज्य में पाया जा रहा है, तो केंद्र शासित राज्य लद्दाख में। अच्छा, किस पर्वत श्रेणी पे है, तो उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या होगा, कराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, और सबसे उत्तर में यह दर्रा है, यह सबसे उत्तर में दर्रा पाया जा रहा है। इसके बाद हम दूसरे दर्रे की बात करेंगे, और जिस दूसरे दर्रे की बात करेंगे तो उस दर्रे का नाम क्या होगा, जरा यहीं पे देखेंगे, अघिल दर्रा से थोड़ा सा नीचे, अघिल दर्रा से थोड़ा सा नीचे कराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित दर्रा है, और उस दर्रा का नाम क्या है, कराकोरम दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा, कराकोरम दर्रा। ठीक है, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कराकोरम दर्रा है, और कराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है कंद को तारिम बेसिन से। कंद कहाँ पे, इस हिस्से में, और तारिम बेसिन यहाँ पे चीन वाले हिस्से में। तो कंद को तारिम से जोड़ने का काम करता है। अच्छा, एक चीज़ और भी देख लेते हैं, तो इसका मतलब होगा कि भारत और चीन के मध्य का पारंपरिक मार्ग भी यह रहा होगा। चीन पहले जाने आने का काम इसी मार्ग के सहारे होता रहा होगा। तो ठीक है, यह काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, और काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम K2 या गाडविन ऑस्टिन है। ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। ठीक है, उसी पर्वत चोटी के बगल में पूर्व साइड में स्थित यह दर्रा है, जिसको काराकोरम दर्रा के नाम से जानते हैं, जो कंद को तारिम बेसिन से जोड़ने का काम करता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके लिए सूचना है, और सूचना यह है कि जो काराकोरम दर्रा है वह काराकोरम दर्रा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह कहाँ पे, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और जब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तो इसकी ऊंचाई देख लेते हैं कितना है, लगभग 5654 मीटर ऊंचा है, लगभग 5654 मीटर ऊंचा है। मतलब भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5654। किसी किसी किताबों में 5664 किलोमीटर भी मिलता है, हम 5654 मीटर ही बता रहे हैं। किसी एग्जामों में ऊंचाई नहीं पूछी जाती है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। जब अच्छे लेवल की परीक्षाएं होती हैं उसमें ऊंचाई नहीं पूछा जाता है, ठीक है, उससे संबंधित सूचनाएं पूछी जाती हैं। तो कंद को तारिम बेसिन से जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहते हैं, काराकोरम दर्रा। और काराकोरम जो दर्रा है यह भारत के काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, और यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5654 मीटर है। ठीक है, उसके बाद यदि हम अगले दर्रे की बात करते हैं तो अगला दर्रा हमारा कौन सा आ जाता है, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, और बुर्जिल दर्रा है कहाँ पे, तो यह महान हिमालय पर स्थित है। यह कहाँ पे है, महान हिमालय पर स्थित है। यह जो है महान हिमालय पर स्थित है। यह जो है महान हिमालय पर स्थित है, और है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे, लद्दाख में नहीं है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, यह काराकोरम कहाँ पे था, लद्दाख में था। अघिल कहाँ पे था, लद्दाख में था। लेकिन बुर्जिल दर्रे की यदि बात करते हैं तो यह लद्दाख में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है, अपने जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर भी क्या है, केंद्र शासित राज्य है। और जब केंद्र शासित राज्य है तो वहाँ पे नियंत्रण किसका होगा, केंद्र का ही होगा। लेकिन उस चीज़ को हम पॉलिटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। तो बुर्जिल दर्रा को देखेंगे तो बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है, तो यहाँ पे लिखा गया है श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने का काम करता है। तो श्रीनगर इस हिस्से में, गिलगिट इस हिस्से में। तो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाले दर्रे को किस नाम से जानते हैं, हम बुर्जिल दर्रा कहते हैं। और यह किस में स्थित है, महान हिमालय में स्थित है। ठीक है, या तो यह भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है, या तो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने का काम करता है। इस दर्रे का नाम क्या होगा, बुर्जिल। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगले दर्रे की यदि दोस्तों हम बात करें तो अगला जो दर्रा हमारा है वह दर्रा कौन सा है, जोजिला दर्रा।
कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा को देखेंगे तो जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। देखिए यहाँ पे है और यहीं से जास्कर पर्वत श्रेणी ऐसे आई हुई है। तो यहाँ पे जास्कर श्रेणी पर स्थित दर्रे को किस नाम से जानते हैं? जोजिला दर्रा कहते हैं। और यह भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र पर है। ठीक है, तो यह जोजिला दर्रा है, वह जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह कहाँ पे है? लद्दाख की राजधानी है। लेह कहाँ पे है? लद्दाख की राजधानी है। तो कहने का मतलब यह है श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर को किससे जोड़ रहा है? लेह से। मतलब दोनों केंद्र शासित राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाला दर्रा किस नाम से जाना जा रहा है? जोजिला दर्रा के नाम से जाना जा रहा है। अच्छा, यह किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो इस पर्वत श्रेणी को भी लिख लेते हैं, यह जास्कर श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जास्कर श्रेणी पर स्थित है। यह जास्कर श्रेणी पर स्थित है। उसके बाद यदि दोस्तों हम अगले दर्रे की बात करते हैं तो जो अगला दर्रा है उस दर्रे को नाम दिया गया है कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। अगला जो दर्रा है उस दर्रे को नाम दिया गया है पीर पंजाल। और पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में होगा? तो जम्मू कश्मीर राज्य में होगा। और जब जम्मू कश्मीर राज्य में है तो किस पर्वत श्रेणी पर होगा? तो पर्वत श्रेणी का नाम आ जाएगा कौन सा? आपका विशेष रूप से मध्य हिमालय वाला हिस्सा। और मध्य हिमालय को ही हम कहाँ पे? पंजाब वाले हिस्से में पीर पंजाल, या जम्मू कश्मीर में उसको पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो आपका पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे है? पीर पंजाल श्रेणी पे। और जब पीर पंजाल श्रेणी पे है तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और जब जम्मू कश्मीर में है तो यह किसको जोड़ रहा है? किससे जोड़ रहा है? तो यहाँ पे लिखा गया कुल गाँव को कोठी से जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर जम्मू कश्मीर में है, जो कुल गाँव को कोठी से जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसको भी लिख लेते हैं, यह कहाँ पे होगा? यह जो है आपका किस पर है? यह पीर पंजाल श्रेणी पर है। पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों हम अगले दर्रे की यदि बात कर रहे हैं तो अगला दर्रा जो हमारा है वह कौन सा है? बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा भी देखेंगे तो कहाँ पे है? पीर पंजाल श्रेणी पर ही पाया जाता है। कौन सा है दर्रा? बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि बनिहाल दर्रा से होकर के एक सुरंग गुजरती है, जिस सुरंग को नाम दिया गया है, ठीक है, उस सुरंग को नाम दिया गया है कौन सा? जवाहर सुरंग। यहाँ से जो बनिहाल दर्रा है ना, इस बनिहाल दर्रे की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्थित है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग स्थित है। सुरंग स्थित है, ठीक है। इसी दर्रे से होकर के जवाहर सुरंग गुजरी हुई है, ठीक है। किस दर्रे में? आपके बनिहाल दर्रे में। कौन सा सुरंग है? जवाहर सुरंग स्थित है। और एक चीज़ ध्यान देंगे, NH-1A भी इसी दर्रे से होकर के गुजरने का काम करता है। NH का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय हाईवे, नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है, वह 1A किसी बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरने का काम करता है। बनिहाल दर्रे से कौन सी सुरंग गुजरती है? जवाहर सुरंग गुजरने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, नेशनल हाईवे क्या होता है? तो नेशनल हाईवे होते हैं रोड, सड़क, जिसको केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है और केंद्र सरकार जो है इन रोडों का निर्माण करती है। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों देखेंगे कि जो राष्ट्रीय हाईवे हैं या नेशनल हाईवे हैं, उनके नामकरण में बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर दिया गया है। ऑड और इवन के रूप में कर दिया गया है। जो उत्तर से दक्षिण हैं वो किस रूप में? 2, 4, 6 के रूप में। जो पूर्व से पश्चिम हैं वह किस रूप में? 1, 3, 5 के रूप में कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है और यहीं से एक नेशनल हाईवे गुजरता है जिसका नाम क्या है? NH-1A के नाम से जाना जा रहा है। और यह किसको जोड़ रहा है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, इसके बाद अगले दर्रे की यदि हम बात करते हैं तो अगला दर्रा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और उस दर्रे का नाम क्या है? रोहतास दर्रा। अगला जो दर्रा है उस दर्रे का नाम क्या है? रोहतास दर्रा। और इस रोहतास दर्रे की यदि हम बात करेंगे तो यह विशेष रूप से पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में।
इसका बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। रोहतास दर्रा कहाँ पे पाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में, HP में पाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे जो दर्रे अब तक हमने पढ़ा है, क्योंकि स्टार्टिंग के ऊपर के 2 दर्रे कहाँ पे? लद्दाख में, उसके बाद बोरजिल, जोजिला और पीर पंजाल और बनिहाल, यह कहाँ पे पाया जा रहा है? आपके यह पाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो रोहतास दर्रा है यह कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और जब हिमाचल प्रदेश में है तो इसकी ज़रा विशेषता को देखते हैं, यह किसको किससे जोड़ता है? तो मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। किसको? मनाली। कुल्लू मनाली का नाम सुने होंगे, क्या है? बहुत ही बड़ा पिकनिक स्थान है, लोग वहाँ पे खूब जाते हैं गर्मियों में, हमारे क्षेत्र के या दक्षिणी भारत के। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि ऊंचाई पे है, तापमान कम होता है, स्वास्थ्यप्रद स्थल है, इसलिए वहाँ पे जाने का काम करते हैं। और जब हम आपको पढ़ा रहे थे मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय में मैंने बताया था कि भारत के प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल मध्य हिमालय पर ही स्थित है। तो यहाँ पे मनाली को लेह से जोड़ने का काम जो दर्रा करता है, उस दर्रे को रोहतास दर्रा कहते हैं। और एक चीज़ विशेष रूप से याद रखने वाली बात है कि इसी मनाली और लेह वाले मार्ग को हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परिवहन योग्य दर्रा कौन सा है? विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परिवहन योग्य दर्रा कौन सा है? तो रोहतास दर्रा है। इसको मनाली लेह मार्ग के नाम से जानते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? तो मनाली लेह को ही विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग का दर्जा प्राप्त है, और जिस पे गाड़ियाँ क्या हो सकती हैं? चला सकती हैं। तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड ऑन द वर्ल्ड की बात यदि हम बात करते हैं तो मनाली टू लेह है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी एक और विशेषता है, इसको लाशों का ढेर के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाशों का ढेर कहते हैं। इस दर्रे को क्या कहते हैं? लाशों का ढेर कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या? यहाँ पे खूब एक्सीडेंट होते होंगे, बहुत सारे नर कंकाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको लाशों का ढेर कहते हैं रोहतास दर्रे को। ठीक है, इसी रास्ते से मनाली, इसी दर्रे से मनाली लेह मार्ग जाता है। और मनाली लेह मार्ग क्या है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है? परिवहन योग्य सड़क है। और अगले दर्रे की यदि हम बात करते हैं तो अति महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। और क्वेश्चन यह पूछा जाता है, वह कौन सी नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काट करके प्रवाहित होती है? हिमालय की तीनों श्रेणियों को काट के प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताइए। तो वह नदी कौन सी होगी? आपकी सतलज होगी। सतलज किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है, सबसे दक्षिणी नदी है। और इस सतलज की यदि बात करते हैं तो महान हिमालय को, मध्य हिमालय को तथा शिवालिक हिमालय को भी काटने का कार्य करती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सतलज नदी है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करने का कार्य करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? पहला कौन सा कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों की आज ही हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आपका कौन सा है? शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में मिलेगा? तो हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे हम मेंशन कर ले रहे हैं कि शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? तो यह भी है HP में। HP का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हिमाचल प्रदेश होगा। और जब हिमाचल प्रदेश होगा तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण दर्रा का नाम क्या है? शिपकिला। और शिपकिला किसको जोड़ता है? शिमला को। कहाँ की राजधानी है? शिमला। कहाँ की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की। और जब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है तो शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे को किस नाम से जानते हैं? शिपकिला दर्रा के नाम से जानते हैं। और शिपकिला दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करने वाली नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है सतलज। और सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? तो कैलाश पर्वत के दक्षिण या मानसरोवर के दक्षिण राकस से हुआ है। राकस से निकलती है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। जरा देखिए यहाँ पे, यहीं पे राकस है, यहाँ से निकलती है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। और जब पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है तो यहाँ पे यह दर्रा मिलता है। और इस दर्रे का ही नाम क्या है? शिपकिला दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है? शिपकिला। और शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और इसी शिपकिला से कौन सी सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसी दर्रे से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसी दर्रे से सतलज नदी
भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह जो है आपका विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको रेड में कर दे रहे हैं। डेंजर है, डेंजर किस लिए है कि यदि एग्जाम में आ गया और हम न जाने तो डेंजर हो सकता है, ठीक है। तो यह जो आपका दर्रा है, जिस दर्रे को किस नाम से जानते हैं, रोहतास दर्रे के नाम से जानते हैं, और शिवकिला दर्रे के नाम से जानते हैं। यह किसको, शिमला को तिब्बत से जोड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश में है, और इसी शिवकिला दर्रे से क्या हो रही है, इसी दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करने का कार्य करती है। अब इसके बाद अच्छा, सतलज किसकी सहायक है, सिंधु की सहायक नदी है। कहाँ पे मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है। अब इसके बाद यदि बात करते हैं तो इस हिस्से के जो महत्वपूर्ण दर्रे थे वे दर्रे तो हो गए। अगले दर्रे की यदि हम बात करें तो अगला दर्रा हमारा स्टार्ट होता है, और अगला दर्रा जो स्टार्ट हो रहा है उस दर्रे का नाम क्या है, चांगला। और चांगला कहाँ पे, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। कौन सा, चांगला दर्रा। और चांगला दर्रा किसको जोड़ रहा है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ रहा है। उसके नीचे आ रहे हैं तो खारदुंगला आता है, और खारदुंगला जो दर्रा है इसकी विशेषता क्या है, यह लेह को सियाचिन से जोड़ने का काम करता है। कौन सा, खारदुंगला जो है लेह को सियाचिन से जोड़ने का काम कर रहा है। इस क्षेत्र में लेह है और इस क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी घाटी में पाया जाने वाला ग्लेशियर है, और सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इसके लिए मैंने आपको जब ट्रांस हिमालय पढ़ा रहा था, और ट्रांस हिमालय में क्या पढ़ा रहा था, ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद, तो वहाँ पे मैंने एक ट्रिक के सहारे बताने का प्रयास किया था। और वह ट्रिक क्या था, ट्रिक था बस कर दो हो, बस कर दो हो। तो बस कर दो हो का मतलब क्या हो जाएगा, ब से दो ग्लेशियर्स और 100 से 2 ग्लेशियर्स, ठीक है। क से खरदोपिन और र से रेमो और ह से हिस्पर। तो हिस्पर है, रेमो है, उसके बाद कौन सा है, हिस्पर है, रेमो है, उसके बाद खरदोपिन है, उसके बाद बातुरा है, और कौन सा है, बातुरा है, और एक बियाफो है, और उसके बाद 100 से ससाइमी और सियाचिन। ये आपके ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं, अरे प्रमुख हिमानियाँ हैं। और उसी हिमानी में सियाचिन भारत की सबसे बड़ी हिमानिया ग्लेशियर्स है, और उसी सियाचिन को लेह से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, खारदुंगला दर्रा। मतलब सियाचिन को लेह से, लेह क्या है, लद्दाख की राजधानी, सियाचिन क्या है, आपका प्रमुख भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है। तो उसको जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, खारदुंगला दर्रा। उसके बाद बांग्ला दर्रा, यह भी लद्दाख में स्थित है और तिब्बत को जाने का मार्ग है। उसके बाद यदि आगे आते हैं तो बाड़ा लाचा दर्रा है। कौन सा दर्रा है, बाड़ा लाचा। और बाड़ा लाचा दर्रे की यदि हम बात करते हैं तो यह क्या कर रहा है, लेह को मंडी से, मंडी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, मंडी कहाँ पे है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, लेह कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मंडी हिमाचल प्रदेश, लेह कहाँ पे, लद्दाख में, जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बाड़ा लाचा कर रहा है। और ये सारे के सारे दर्रे आपको बस बाड़ा लाचा दर्रे को छोड़ दिया जाए तो ऊपर के सारे दर्रे कहाँ पे हैं, लद्दाख में, और बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इसके बाद यदि हम आगे चल रहे हैं तो उत्तराखंड के 3 महत्वपूर्ण दर्रे, उत्तराखंड के 3 महत्वपूर्ण दर्रे, और इन 3 महत्वपूर्ण दर्रों की यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पश्चिम में लेपू लेक या लेपू लेक, उसके नीचे आते हैं तो नीति, और उसके नीचे आते हैं तो माना, ठीक है। 3 दर्रे। जरा हम लेपू लेक की बात करते हैं तो कैलाश पर्वत को जाने का मार्ग है, ये इससे जो लेपू लेक दर्रा है इससे भी हम कैलाश पर्वत पे जा सकते हैं। दूसरा कौन सा है, नीति है, नीति से भी मानसरोवर को और कैलाश पर्वत को रास्ता जाता है। और तीसरा कौन सा है, माना दर्रा। और माना दर्रा की विशेषता क्या है, माना दर्रा का माना नाम क्यों रखा गया है, तो माना इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि उत्तराखंड में एक गांव है और उस गांव का नाम क्या है, माना। और माना गांव उत्तराखंड का सबसे अंतिम गांव है, उत्तराखंड का सबसे अंतिम गांव है। तो माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है, और गढ़वाल तो एक जिला है, और उसी गढ़वाल का एक गांव है जिसका नाम क्या है, माना गांव या माड़ा गांव। हिंदी में इंग्लिश में MANA और हिंदी में माड़ा के नाम से जानते हैं। तो माना या माड़ा गांव उत्तराखंड का अंतिम गांव है, और उसी माना गांव को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे को किस नाम से जानते हैं, माना दर्रा के नाम से जानते हैं।
अब दोस्तों यदि हम आगे चलें तो आगे देखेंगे तो सिक्किम में दर्रा पाए जाते हैं और सिक्किम में पाए जाने वाले दर्रों को ला कहते हैं और ला का भी अर्थ होता है दर्रा। ठीक है, सिक्किम में पाए जाने वाले दर्रे को ला कहते हैं। यहाँ पे 3 दर्रे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 दर्रे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 3 दर्रे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहला कौन सा आता है, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा क्या है, भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग और सर्वाधिक चीन के साथ व्यापार। यदि स्थल मार्ग की बात करते हैं तो स्थल मार्ग से जो चीन के साथ भारत का व्यापार होता है लगभग 80% व्यापार इसी नाथुला दर्रे से होता है। लेकिन एक समस्या उत्पन्न होती है और समस्या होती है कि भारत और चीन के साथ युद्ध, और जब भारत और चीन के साथ युद्ध होता है तो उस युद्ध में क्या होता है कि इस दर्रे का दुरुपयोग होता है। चीन के सैनिकों ने इस दर्रे का दुरुपयोग किया और जब चीन के सैनिकों ने इस दर्रे का दुरुपयोग किया तो भारत ने क्या किया, इस दर्रे को बंद कर दिया, क्योंकि यह भारत के अधिकार क्षेत्र में है। और जब भारत के अधिकार क्षेत्र में है, चूँकि विशेष रूप से देखा जाए तो यह दर्रा भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में है, लेकिन यह अवस्थित भारत में है। तो जब भारत में यह नाथुला दर्रा है तो यह नाथुला दर्रे का उपयोग किसके द्वारा किया गया, चीन के द्वारा किया गया 1962 के युद्ध में, 62 या 66 के युद्ध में। तो जब उस युद्ध में दुरुपयोग किया गया तो भारत के लोगों ने या भारत की सरकार ने उस दर्रे को बंद कर दिया। और जब उस दर्रे को बंद कर दिया तो तब से भारत और चीन के साथ व्यापार उस दर्रे से बंद था। लेकिन 2006 में सरकार ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय में उन्होंने यह कहा कि इस दर्रे को पुनः खोल दिया जाए और इस दर्रे को 2006 में खोल दिया गया। और जब 2006 में खोल दिया गया तो चीन के साथ स्थल मार्ग से जो भी व्यापार होता है उस व्यापार का लगभग 80% भाग इसी दर्रे के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यदि अगले दर्रे की यदि हम बात करते हैं तो नाथुला के बाद जो दर्रा आ जाएगा उस दर्रे का नाम क्या होगा। नाथुला के बाद अगला दर्रा जो होगा उस दर्रे को हम देखते हैं और उस दर्रे की यदि हम बात करेंगे तो वह दर्रा आपका कौन सा आ जाएगा, उस दर्रे का नाम जो होगा जेलेपला दर्रा। ठीक है, तो इस दर्रे की यदि हम बात कर लेते हैं तो यह दर्रा हो जाएगा आपका जेलेपला दर्रा। और यह जो जेलेपला दर्रा है, यह जेलेपला दर्रा क्या करता है, सिक्किम को किससे जोड़ने का काम करता है, भूटान को जोड़ने का काम करता है। सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह जो है सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, सिक्किम को भूटान से जोड़ने वाला दर्रे को किस नाम से जानते हैं, जेलेपला। जेलेपला कहाँ पे है, सिक्किम में। अच्छा आगे चलते हैं तो नाथुला कहाँ पे है, यह भी कहाँ पे है, सिक्किम में है। राज्य में लिख दे रहा हूँ, सिक्किम में। और विशेषताओं को तो मैं आपको बताया ही हूँ, यदि नोट्स बनाते होंगे तो लिख लेंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, नाथुला सिक्किम में, ठीक है। और डोंकिया श्रेणी पर स्थित है, सिक्किम के डोंकिया पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और डोंकिया पर्वत श्रेणी पर स्थित है तो यहाँ पे देखेंगे यह भारत और चीन के मध्य व्यापार का रास्ता है, लेकिन 1962 या 66 में बंद किया गया। पुनः कब खोल दिया गया, इसे 2006 में खोल दिया गया। और चीन के साथ स्थलीय व्यापार का 80% व्यापार जो होता है नाथुला दर्रे से ही होता है। उसके बाद एक और दर्रा पाया जाता है सिक्किम में, उस दर्रे का नाम क्या है, डोंकिया दर्रा। एक और दर्रा पाया जाता है सिक्किम में और उस दर्रे का नाम क्या है, डोंकिया दर्रा। और डोंकिया दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और भी देखते हैं, डोकलाम विवादित स्थल। डोकलाम विवादित, चूँकि पीसीएस 2021 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। पीसीएस 2021 के एग्जाम में प्री में यह क्वेश्चन पूछा गया है, डोकलाम जो विवादित स्थल है वह कहाँ पे स्थित है। तो उस स्थल की अवस्थिति क्या है, सिक्किम का पूर्वी हिस्सा तथा भूटान का पश्चिमी हिस्सा। तो जहाँ पे सिक्किम और भूटान आपस में मिल रहे हैं उसी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में क्या है आपका डोकलाम विवादित क्षेत्र स्थित है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला जो दर्रा हमारा आएगा उस दर्रे का नाम क्या होगा, वह दर्रा जो होगा आपका बोमडिला दर्रा के नाम से जाना जाता है। कौन सा दर्रा है भैया, बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा, ठीक है, यह बोमडिला दर्रा है। और बोमडिला दर्रा की यदि हम बात करते हैं तो यह त्वांग घाटी को क्या करता है, यह त्वांग घाटी को जोड़ने का काम करता है चीन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यह आपका
छोड़, अभी एक मिनट, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, अभी इसको देख करके मैं बता दूंगा आपको कि यह किसको जोड़ने का काम करता है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला जो दर्रा हमारा है उस दर्रे का नाम क्या है? यांग याप दर्रा। अगला जो दर्रा है इस दर्रे का नाम क्या है? यांग याप दर्रा। और जो यांग याप दर्रा है यह तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो यांग याप दर्रा है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसके महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है? एक चीज़ दोस्तों, मैंने जब हिमालय पर्वत पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि जो हिमालय है पश्चिम में उसका नंगा पर्वत तक विस्तार है और पूर्व में नामचा बरवा तक। तो इन दोनों हिस्सों में एक एक नदियाँ क्या करती हैं? सीमा का निर्धारण करती हैं। पश्चिम में सिंधु नदी तथा पूर्व में कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो देखेंगे यहाँ पे यांग याप दर्रा है, यांग याप दर्रा से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यांग याप दर्रे से, चाहे इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। कौन सा? जो यांग याप दर्रा है, इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? भारत में प्रवेश करने का काम करती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी के नामों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पूछ देगा कि तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, आसाम में किस नाम से जानते हैं, उसके बाद बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, गंगा के मिलने के बाद इसे किस नाम से जानते हैं, और बराक के मिलने के बाद इसको किस नाम से जानते हैं। तो 6-7 नाम हैं। और अगली क्लास, आज के बाद वाली जो भी क्लास होगी वह रिवर सिस्टम पे ही होगा और उस रिवर सिस्टम में एक एक चीज़ों को हम बताने का काम करेंगे, ठीक है। तो यांग याप दर्रा स्थित कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। किसको जोड़ने का काम कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ने का काम कर रहा है। और जब अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ने का काम कर रहा है तो यहीं से एक नदी भारत में प्रवेश करती है। उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद अगला जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम क्या है? लीखा पानी दर्रा नाम है, लीखा पानी। और जो लीखा पानी दर्रा है यह दर्रा भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। यह भी पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और जब अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है तो इससे अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को रास्ता जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश से कहाँ पे रास्ता जाता है? म्यांमार को जाता है, म्यांमार को रास्ता जाता है। अगले दर्रे की यदि हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और भी है, यह यांग याप भारत और चीन के मध्य यह भी क्या है? पारंपरिक मार्ग है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला जो दर्रा आएगा, इस दर्रे का नाम होगा दीफू दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या होगा? दीफू होगा, दीफू। और यह भी दीफू क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और अंतिम देखेंगे, अंतिम दर्रा का नाम क्या है? पांगसाड़ दर्रा। कौन सा दर्रा है? पांगसाड़ दर्रा। और यह भी कहाँ पे? पांगसाड़ दर्रा। और यह भी पाया जाता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। दर्रे का नाम क्या है? पांगसाड़ कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांडले जेल जाने के लिए रास्ता कौन सा है? तो यही रास्ता है, मांडले जेल को रास्ता जाता है। कौन सा? मांडले जेल को मार्ग जाता है, ठीक है। जो मांडले जेल है कहाँ पे? म्यांमार में। अंग्रेजों के समय भारतीय क्रांतिकारियों को वहाँ पे ले जाकर के बंद किया जाता था, ठीक है। तो पांगसाड़ दर्रे से मांडले जेल को रास्ता जाता है। पांगसाड़ दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगले पूर्वोत्तर के अंतिम दर्रे की यदि हम बात करते हैं तो यह अंतिम दर्रा कौन सा होगा? इस अंतिम दर्रे की यदि हम बात करते हैं तो इस दर्रे का नाम होगा तुजू दर्रा। यह भी कहाँ पे पाया जाता है? यह पाया जाता है मणिपुर में। और यह भी क्या करता है? म्यांमार को रास्ता जाता है। कहाँ पे रास्ता जाता है? म्यांमार को।
मार्ग जाता है, चाहे रास्ता जाता है, मार्ग लिखते हैं, मार्ग जाता है। ठीक है, यहाँ से भी कहाँ पे रास्ता जाता है, म्यांमार को रास्ता जाता है। दोस्तों ये इस हिस्से के तो सारे दर्रे लगभग हो चुके हैं। अब हमारे पास 4 दर्रे और बचे पड़े हैं। 4 दर्रे और बचे जो पड़े हैं, उन 4 दर्रों की यदि बात करते हैं तो ये विशेष रूप से देखा जाए तो दक्षिणी भारत के दर्रे हैं। और जब दक्षिणी भारत के दर्रे हैं तो इसका नाम क्या है, इन दर्रों की यदि हम बात करते हैं तो एक दर्रे का नाम आता है थाल घाट, एक का आता है भोर घाट, एक का आता है कौन सा, पाल घाट, और एक का आता है कौन सा दर्रा, सेन कोट्टा दर्रा। तो सबसे पहले दर्रे की यदि हम बात करते हैं तो इस दर्रे का नाम क्या है, थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो भोर घाट दर्रा, कौन सा है, भोर घाट दर्रा। यहाँ पे यदि हम आते हैं तो इसका नाम है पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। और अंतिम दर्रे की यदि बात करते हैं तो इसका नाम है सेन कोट्टा दर्रा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं किस हिस्से में, दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में। और जब दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में ये महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं तो इन दर्रों को देखते हैं। ये दोनों स्थित कहाँ पे है, ये दोनों के दोनों दर्रे स्थित हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में। यह दोनों दर्रे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और जब महाराष्ट्र में पाए जाते हैं तो यह किसी न किसी को जोड़ने का काम करते हैं। तो यह देखेंगे, यह मुंबई से यहाँ के लिए दिल्ली को मार्ग जाता है, मुंबई से कहाँ को, दिल्ली को, नागपुर को मार्ग जाता है। तथा भोर घाट दर्रे से देखते हैं तो मुंबई से चेन्नई के लिए मार्ग जाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से मुंबई से कहाँ, दिल्ली के लिए, मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली। तथा यहाँ पे मुंबई से किसको, चेन्नई को क्या जाता है, सड़क मार्ग भी जाता है, रेल मार्ग भी जाता है। ये दोनों दर्रे कहाँ पे पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी भारत के महत्वपूर्ण ये दो दर्रे। और सबसे दक्षिणी भारत के दर्रों की यदि हम बात करते हैं तो 2 दर्रे अति महत्वपूर्ण है। पहला पाल घाट दर्रा, और पाल घाट दर्रा की यदि हम बात करते हैं तो ये स्थित कहाँ पे है, तो देखेंगे पाल घाट दर्रा नीलगिरी प्लस कौन सा, अन्नामलाई श्रेणी के मध्य स्थित है, अन्नामलाई श्रेणी के मध्य स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है, यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कौन सा, पाल घाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ी प्लस अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। और यह क्या करता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। और सबसे दक्षिण में जो भारत का दर्रा स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित दर्रे की यदि बात करते हैं तो इस दर्रे का नाम क्या है, सेन कोट्टा। और यह अन्नामलाई प्लस कार्डमम या इलायची श्रेणी के मध्य स्थित है। यह भी क्या करता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। यह भी क्या करता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। दोस्तों लगभग 27-28 दर्रों की हमने चर्चा किया। और ये सारे दर्रे मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं सभी के सभी, क्योंकि बहुत सारे दर्रे हैं, लगभग 60-70 दर्रे हैं जिनके बारे में हम नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण दर्रे हमें लगे उन दर्रों को आपके सामने उपस्थित किया गया है। ये दर्रे आपके यहाँ पे स्क्रीन पे उपस्थित हैं। दोस्तों इन दर्रों में भी विशेष करके जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनकी यदि बात करते हैं तो ये जो चारों के चारों एकदम इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे नाथुला और जेलेबला इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखते हैं तो बोमडिला और यांगयाप इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद पांगसार दर्रा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद शिवकिला दर्रा इम्पॉर्टेंट है, रोहतास भी इम्पॉर्टेंट है, बनिहाल भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद जोजिला और कराकोरम भी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे बाड़ा लाचा और खारदुंगला भी इम्पॉर्टेंट है, और उत्तराखंड के माना नीति और लिपुलेख भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रकृति होती है, तो क्वेश्चन मैप दे देगा और मैप में दर्रा दे करके बताएगा, पूछेगा कि यह दर्रे का नाम बता दीजिए कौन सा है। ठीक है, या तो पूछ देगा कि यह दर्रा किस राज्य में है, या तो यह दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है, या तो यह दर्रा किसको जोड़ने का काम करता है।
तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में, और इसलिए जिस जिस स्तर से क्वेश्चन बनने की संभावना है हमने उन सारे स्तरों को कवर करने का प्रयास किया है। इसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगी है। यदि दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, हमारी जो कल की क्लास होगी उस क्लास की भी चर्चा कर लेते हैं। तो कल की हमारी क्लास होगी तो भारत के भूगोल का अध्याय 1 समाप्त हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि अध्याय 2 भी समाप्त हो गया। तो अध्याय 1 में हमने क्या पढ़ा, भारत का सामान्य परिचय, और भारत के सामान्य परिचय के बाद हमने क्या पढ़ा, भारत के भौतिक प्रदेश। तो ये अध्याय 2 हो गया। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 3, और जब अध्याय 3 पढ़ेंगे तो अध्याय 3 को हम किसके नाम से जानते हैं, रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं, ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं, अपवाह प्रतिरूप के नाम से जानते हैं, नदी तंत्र के रूप नाम से जानते हैं। तो पहला क्लास तो यही होगा कि इसकी संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, और उन शब्दावलियों के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण नदियों की बात बताएंगे और भारत की जल विभाजक रेखा की बात बताएंगे। इनको कैसे कैसे पढ़ने का काम किया जाएगा, ये सारी चीज़ें कल के क्लास में बताई जाएगी, और उसके बाद वाली क्लास में पुनः हम व्यवस्थित पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर करें, दोस्तों को भेजने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पहुँच सके या मिल सके। यदि आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए और आपके दोस्त मित्रों के लिए सहायक या उपयोगी है तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।